हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, और ये है बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स के लिए है जो 2024 में जो 30 सितंबर 2024 का होगा। और सेक्शनल टेस्ट है फ्रेंड्स, और टेस्ट नंबर है 7 और जुनून टेस्ट सीरीज नाम है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, इससे पहले एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज में 1 to 6 तक का आपको वीडियो मिल जाएगा। और एनसीईआरटी बेस पे भी आधार टेस्ट सीरीज है एडुटेरिया का ही, वो भी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें टोटल 17 वीडियो है, जिसमें मैं 4 हिस्ट्री का, 4 पॉलिटी, 4 साइंस और एक वीडियो में ज्योग्राफी का डाल दी हूँ। उसमें 4 वीडियो और बच रहा है, जिसमें 3 वीडियो आपका आएगा ज्योग्राफी का और एक इकोनॉमिक्स का आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में परफेक्शन टेस्ट सीरीज भी आ रहा है फ्रेंड्स, तो वो भी आप देख लेंगे। और एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट करके वीडियो आ रहा है फ्रेंड्स, जो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्री के लिए तो है ही, तो वो भी जाके प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे। और साथ ही साथ घटना चक्र का भी चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें साइंस और ज्योग्राफी चल रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी उसमें है प्लेलिस्ट में, तो जाके चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ये एम लक्ष्मीकांत, इसमें देख लीजिए कि इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन लिया गया है। एम लक्ष्मीकांत जो बुक ऑथेंटिक बुक है, और चैप्टर नंबर 18 से 27 तक का है, और 120 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। फिर करंट अफेयर्स 1 से 15 अप्रैल 2024 का है, जो 30 क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये वाली आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 1 से 15 अप्रैल 2024 का, जो मैं पहले ही अपलोड कर दी हूँ, तो यहाँ के चेकआउट कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक। तो पहला नंबर है क्वेश्चन कि संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल है संघ की कार्यपालिका में फ्रेंड्स? तो इसमें हो जाएगा आंसर डी, जिसमें राष्ट्रपति और राष्ट्रपति हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति में चारों होते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। तो यहाँ पे पेज नंबर 157 में है। तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 52 to 78 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल हैं। राष्ट्रपति भारत का राज प्रमुख होता है, और वह भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं फ्रेंड्स? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये होते हैं फ्रेंड्स, और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी गलत हो गया। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषद द्विसदनीय विधायक के मामले में निर्वाचित सदस्य, तो ये गलत है फ्रेंड्स, परिषद वाले शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा था वो देख लेते हैं। तो कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका हो जाएगा 1, 3 एंड 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। उसका मैंने आपको कर दिया है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और पहला है कि प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतों की मूल कितनी होती है? तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1000 है। और संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल कितनी होती है फिर? तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बराबर बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या होते हैं। तो इसमें क्या पूछा था? सत्कथन पूछ रहा था, तो इसमें केवल 2 सत्य होगा। देखिए पेज नंबर 158 में लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि एक इसलिए होगा, संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व समान रूप से हो सकते हैं, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार से है। पहला था, प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों का मूल्य उस राज्य जनसंख्या को उनके राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर। और यहाँ पे गुणनफल कर दिया था फ्रेंड्स, तो ये तो सारा तो ठीक लिखा था, लेकिन यहाँ पे 1 बटा ये होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे गुणनफल डाल दिया था।
और दूसरा तो सही ही है। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल सभी राज्य के विधानसभा विधायकों के मतों के मूल को संसद के कुल सदस्यों की संख्या के भाग देने पे होता है। तो दूसरा सही है। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें दूसरा सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले किए जाते हैं। तो कौन करता है फ्रेंड्स? तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 1952 से अब तक के राष्ट्रपति का क्रम क्या है? तो इसमें क्रम देखना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें एस राधाकृष्णन कब आए थे फ्रेंड्स? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा ही जो अभी राष्ट्रपति बन चुके हैं उनका सारा कुछ ऐसा किया हुआ है। तो एस राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन आए थे, फिर वी गिरी और लास्ट में एन संजीव रेड्डी आए थे। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। देखिए, राजेंद्र प्रसाद 2 बार आए थे फ्रेंड्स, एक बार 1952 और एक बार 1957 में। एस राधाकृष्णन 1962 में आए थे, जाकिर हुसैन 1967 में, वी गिरी 1969 और फरुखुद्दीन अहमद जो उस टाइम राष्ट्रपति ये थे फ्रेंड्स, मुख्य न्यायाधीश थे जो आए थे, और उस पर संजीव रेड्डी आए। तो देख लीजिए, ज्ञानजयली सिंह का 1982 में जो पॉकेट वेटो के लिए फेमस है सर फ्रेंड्स, और आर वेंकटरमणी जो 1987 में, शंकर दयाल शर्मा 1992 में, आर के नारायण 1997 में और एपीजे अब्दुल कलाम 2002 में आए थे। ठीक है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल आई थी 2007 में, प्रणब मुखर्जी 2012, रामनाथ कोविंद 2017 और द्रौपदी मुर्मू जो अभी प्रेजेंट में है 2022 में आई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सही कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें देख लेते हैं, वह भारत के नागरिक हो, तो बिल्कुल सही है, और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये भी सही है। वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता हो, तो ये गलत है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति के लिए वो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अर्हता रखते हों। ठीक है। और वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी राज्य सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभप्रद पद पे न हो, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें 1, 2 और 4 सही है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें असत कथन को चुनना है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति को उसके पद से केवल संविधान का उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है, और संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित किया गया है। तो आंसर इसमें असत्य पूछ रहा, तो असत्य का बिल्कुल ये गलत है फ्रेंड्स। संविधान का उल्लंघन का वाक्य परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही उन पे महाभियोग लगता है फ्रेंड्स। तो महाभियोग के बाद ही राष्ट्रपति हटते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसका असत्य पूछ रहा था, तो दूसरा असत्य है, जबकि पहला सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। महाभियोग के आरोप पर आधे सदस्य जिस सदन ने आरोप लगाया है कि हस्ताक्षर होनी चाहिए, और महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, तो ये तो सही है। और इसमें क्या पूछ रहा था, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा था उपरोक्त में से कितने सत्य, तो 2 कथन सत्य है फ्रेंड्स, जिसमें पहला और तीसरा सत्य था। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 2 कथन सत्य हैं। राष्ट्रपति महाभियोग, राष्ट्रपति पर संविधान उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उनके पद से हटाया जा सकता है, हालांकि संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। और राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने पर अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इस आरोप को सही पाता है, तो महाभियोग प्रस्ताव 2 तिहाई बहुमत से पारित होगा, और तो राष्ट्रपति प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसे पद से हटना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत कथन को चुनना है। तो इसमें देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो मनोनीत तो किए हैं, लेकिन हटाने की बात आ रही है तो वो ले सकते हैं। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेंगे, तो जो बिल्कुल सही फ्रेंड्स है। वो तो चुनाव में तो ये भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में ये भाग नहीं लेते हैं। ये भी क्वेश्चन में भी आता है, सिंगल क्वेश्चन में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें दोनों सही है और सही ही पूछ रहा था।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस वीटो को किसी विधेयक द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है, तो उसे निलंबनकारी वीटो बोलते हैं इसको फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? तो राष्ट्रपति इस वीटो को प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनः विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है राष्ट्रपति इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है, तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध व प्रभावी नहीं होगा। बिल्कुल इसमें ये बोल रहा सत्य है, तो वो गलत होगा फ्रेंड्स। अगर सभा पटल पर रखने से पूर्व ही संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, तो ये तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जाता है, तो ये इसमें सत्य पूछे तो दूसरा सत्य है, पहला गलत है। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 हफ्तों की होती है। तो ये फ्रेंड्स ये आप ना ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो अधिकतम 6 महीने की होती है। ये भी एक एग्जाम में पूछ लेता है। यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व भी समाप्त हो जाता है, तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध व प्रभावी होंगे। यहाँ पे क्या बोला था कि नहीं होंगे। अगर वो वैध हो चुका है, प्रभावी हो चुका है, तो ये प्रभावी हो जाएंगे, ना कि नहीं होंगे। तो इसलिए वो पहला गलत हो गया था और दूसरा सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा दंड के प्राकृतिक में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना किस प्रकार की क्षमादान का उदाहरण है? तो परिहार है फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्षमा में क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या क्षमादान की शक्ति के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सभी दंडादेश अनिहर्ताएं को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में क्या होता है? तो लघुकरण का अर्थ होता है कि दंड के स्वरूप को बदल कर कम करना, और परिहार में तो इसका अर्थ होता है दंड के प्राकृतिक में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। और उदाहरण के लिए क्या था? तो 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर देता है, उसको परिहार कहते हैं। विराम, तो इसका अर्थ होता है किसी दोषी को मूल्य रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना। नेक्स्ट है प्रविलंब। इसका अर्थ होता है किसी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा देना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे सूची अनुच्छेद है और विषय वस्तु है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? अगर इसमें एक भी आपको आता होगा ना फ्रेंड्स, तो आपको इसमें सही क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें क्या है? तो 60, सबसे पहले हमें पता है कि 60 में क्या होता है, तो राष्ट्रपति का शपथ होता है, तो पहले हम इसको मैच कर लेंगे। उसके बाद 71 में क्या होता है और 76 में क्या होता है? तो 76 में हमें पता है कि महान्यायवादी का निर्वाचन होता है, और 56 में क्या होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में पूछता है, और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले कितने थे? 71 में। तो इसका देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें है अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने हैं? तो 56 में। शपथ, तो शपथ 60। 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामला है, और 76 में महान्यायवादी के मामले हैं। तो ऐसे अगर कोई भी एक आपको आता होगा ना, तो पहले वो मैच करेंगे, उसके बाद आंसर बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम में बहुत हेल्प होगा इससे। DC वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद जो 1986 से संबंधित है, उसकी से फ्रेंड्स, तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बिहार का है और बिहार का ही हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो DC वाधवा केस 1986 में राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित उच्चतम न्यायालय का निर्णय उल्लेखनीय है। इसमें न्यायालय द्वारा कहा गया है कि सन 1967 से 1981 के बीच बिहार के राज्यपाल द्वारा
कितना, तो 256 अध्यादेश जारी किए गए। इसमें समय समय पर पुनः जारी कर ये 14 वर्ष तक प्रभावी रखा गया था। न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश की भाषा में परिवर्तन किए बिना तथा विधानसभा द्वारा विधेयक पारित करने का प्रयास न करके अध्यादेशों का पुनः प्रकाशन करना संविधान का उल्लंघन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें देख लेते हैं। तो केहर सिंह बनाम भारत संघ 1988 का संबंध राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति वर्णित है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो राज्यसभा तथा लोकसभा शब्द को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और तो ये गलत है फ्रेंड्स। और लोकसभा का पहला चैम्बर तथा राज्यसभा का दूसरा चैम्बर कहा जाता है, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें दूसरा सही है। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, जिसका दूसरा चैम्बर या बड़ी सभा कहते हैं, और जबकि लोकसभा निचला सदन है, जिसके पहला चैम्बर या चर्चित सभा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करना है। इसमें असत्य कथन कौन सा है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह सदन में बैठता, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अमेरिका राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता तथा सत्र की समाप्ति भी करता, तो ये भी सही है। और भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद के ताज की तरह है, तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी भारतीय राष्ट्रपति की तरह विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। तो ये आपको बता दें फ्रेंड्स कि हमारे राष्ट्रपति का ही नाम एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह इनके हाथ में शक्ति नहीं होती है, तो ये जरूर ध्यान देंगे। और ये क्वेश्चन आता भी है, तो ध्यान देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में यहाँ देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी भारतीय राष्ट्रपति की तरह विधानमंडल में का अभिन्न अंग है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसमें असत्य ही पूछ रहा था। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा मिलकर ही संसद बनता है, तो ये जरूर ध्यान देंगे। ऐसा इसलिए कि दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं देता है। राष्ट्रपति संसद के कुल चुनिंदे कार्य भी करते हैं। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रपति दोनों सदनों को सत्र आहूत करते हैं, सत्र अवसान करते हैं, लोकसभा विघटन कर सकते हैं। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करते हैं, और अध्यादेश का कितना है फ्रेंड्स? तो 1, 2, 3 है, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल्स। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र में सीटों के आवंटन का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो चौथी अनुसूची में, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची, जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में आता है। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में है, शपथ और प्रतिज्ञा के प्रकार है। 5वीं अनुसूची में भारत के बृहद हिस्से में अनुसूचित क्षेत्र को निर्धारित करती है, जहां अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण किया जाता है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो देख लेते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित या मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो जी बिल्कुल ये सही है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे क्या कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा की निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य द्वारा किया जाता है, तो मनोनीत सदस्य नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, तो ये सही है। राज्यसभा के लिए राज्यों के सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो ये भी सही है। जहां भारतीय संसद के राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को नामित किया जाता है, वहीं अमेरिकी सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होते, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा बी। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक है, न कि मनोनीत सदस्य करते, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत कथन को चुनना है। तो इसमें लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, जिसमें 225 सदस्य राज्यों से हैं और शेष संघ राज क्षेत्र से हैं, तो ये गलत है। और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बी सही है और ए गलत है। लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, इसमें से 530 राज्य का प्रतिनिधित्व और 20 संघ राज क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इसलिए वो गलत हो गया था। और वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीट है, तो 543 है, इसमें 524 सदस्य राज्यों और 19 सदस्य संघ शासित क्षेत्र के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिलान करना है और संविधान संशोधन और मुख्य कार्य है, तो इसके बारे में मिलान कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर इसमें कोई भी आपको एक आता होगा तो आप इसमें मिलान कर सकते हैं। तो 61वां संविधान संशोधन से हमें क्या हुआ था, तो 61वां संविधान संशोधन से मतदाता देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो ए का हो गया 2, ठीक है, ए का हो गया यहाँ पे 2। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, और तो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया है। ये तो नहीं होगा, देख लेते हैं 1971 के जनसंख्या आधार पर लोकसभा के। तो यहाँ 61वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो मतदान देने हेतु देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 104 संविधान संशोधन से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण 2030 तक कर बढ़ा दिया गया है, तो ये देखिएगा। 84वां संविधान संशोधन से तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के स्थानों का आवंटन 2026 तक बढ़ा दिया गया था। और 69वां संविधान संशोधन से तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली घोषित किया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और सब सिंगल क्वेश्चन भी आते हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ, तो कथन और कारण देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इसमें पूछ रहा है लोकसभा के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के स्थान पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है, तो ये सही है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जटिल है तथा मतदाताओं को समझने में कठिनाई होती है, तो ये दोनों सही है। इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। इसमें असत्य कथन है फ्रेंड्स, तो राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित हुआ था, तो ये सही है। यह एक अस्थायी संस्था है जिससे 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो बिल्कुल सही है। और सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य अनेक बार चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं, तो ये भी सही है। गलत पूछ रहा था तो सी गलत हो गया। इसमें संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, तो संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, तो ये तो देख लेती हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमें तो ऐसा लग रहा है कि संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का निर्धारित किया गया है, क्योंकि वो हर 2 वर्ष वो 1/3 हटते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं की गई थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। इसके तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होनी चाहिए। 6 साल की होनी चाहिए, क्योंकि हमने भी पढ़ा था 6 वर्ष का होता है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे नहीं निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप पेज नंबर 192 लक्ष्मीकांत का देख लेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें देख लेते हैं, लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है, तो ये सही है। और राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को विघटित कर सकता है और उसके खिलाफ न्याय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची के तहत निहरता में सवालों का निपटान राज्यसभा में कौन करते हैं, तो इसका राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं, पादेन अध्यक्ष होते हैं फ्रेंड्स। तो इसका और 10वीं अनुसूची क्या है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का है फ्रेंड्स, तो जरूर ध्यान रखेंगे। 10वीं अनुसूची के तहत निहरता के सवालों पर निपटारा राज्यसभा के सभापति व लोकसभा के अध्यक्ष करता है,
ठीक है। और किहोतो होलेन केस 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट है दोहरी सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों में चुनाव जीत जाता है तो उसे 1 माह के भीतर यह बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहिए, और इसमें सत्कथन पूछ रहा है। और यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों में चुना जाता है तो उसे 1 माह के भीतर यह बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुन लिया जाता है तो स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार देता है, अन्यथा दोनों सीट रिक्त माने जाते हैं। तो बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। दोहरी सदस्यता, कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, इसके कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1952 निम्नलिखित प्रावधान है। तो इसके बारे में आप देख लेंगे, या तो मैं पढ़ देती हूँ। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो 10 दिनों के अंदर, यहाँ पे बोल रहा था फ्रेंड्स कि 1 महीने के अंदर बोल रहा था, ये 10 दिनों के अंदर ही होता है। 10 दिनों के अंदर भीतर ही यह बताना हो कि उसे किस सदन का सदस्य रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें सत्य कथन है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन तो नहीं दिया है फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं। सत्य कथन कौन है, तो इसमें डी है। सदन द्वारा निष्कासित होने पर किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है, तो ये सही है। जो अभी महुआ के साथ हुआ था, तो वो तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी थी, तो यह ध्यान रखिएगा। यदि कोई सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन में सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद रिक्त घोषित कर सकता है। फ्रेंड्स एग्जाम में 2 मंथ भी रहता है, 2 मंथ भी रहेगा, लेकिन अगर 2 मंथ और 60 डेज दोनों रहेगा तो आप ध्यान रखेंगे 60 डे को ही आंसर करेंगे। और लेकिन 60 डेट ना हो तो 2 मंथ का आप मार सकते हैं आंसर, फ्रेंड्स एग्जाम में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के संबंध में निहित करार दिए जाने संबंधी उपबंधों में क्या गलत है। इसमें गलत पूछ रहा है, तो इसमें गलत देख लेते हैं सही क्या है। तो सदस्यों को निहित करार दिया जाता है यदि वह स्वेच्छा से राजनीतिक दल का त्याग कर देता है जिस दल से टिकट पर चुना गया हो, और यदि सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशकों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है, और अगर निर्दलीय चुना गया है सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। तो गलत क्या है, तो इसमें अगर कोई नामित या निर्देशित सदस्य 1 वर्ष के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता तो वो गलत है, ठीक है। और संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता से निहत्ता ठहराया जाता है अगर वो 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया जाता है। सदस्यों को दल बदल विभिन्न तरीके के उपबंध निरार कराया जाता है, तो ये यहाँ पे ये था। नेक्स्ट है, संसद में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव किस वर्ष हुआ है, तो ये हुआ है 1921 में, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये वो देख लेते हैं, क्या सत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है, तो ये सत्य पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो सत्य क्या होगा, तो सत्य देख लेते हैं। अध्यक्ष सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जो संयुक्त हाँ, तो ये सही है फ्रेंड्स, क्योंकि अध्यक्ष जो संयुक्त बैठक करते हैं और उसका आर्टिकल से 108, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसका निर्णय अंतिम होता है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निहत्ता के प्रश्न पर अंतिम रूप से निर्णय लेता है, परंतु इस संबंध में न्यायालय में निर्णय की चुनौती दी जा सकती है, तो ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मिलान करना है, तो हम देख लेते हैं इसमें मिलान करके फ्रेंड्स। सूची 1 है और उपलब्धियां क्या क्या है, तो ये जो हमें आएगा फ्रेंड्स वो सबसे पहले हम करेंगे, ठीक है। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जेवी मालवंकर हैं। तो पहले देख लेते हैं डी का 1 कौन सा है, तो डी का 1 इसमें तीनों है, तो ये हम मान लेते हैं इसका। उसके बाद सचिदानंद सिन्हा कौन है फ्रेंड्स, तो
सचिदानंद सिन्हा। इसका आंसर सचिदानंद सिन्हा क्या है तो केंद्रीय विधान परिषद के पहला उपाध्यक्ष हैं विठल भाई पटेल। तो विठल भाई पटेल कौन बन गए थे फिर? तो विठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद के पहला निर्वाचित अध्यक्ष थे। और लास्ट में फ्रेडरिक वाइट कौन है? तो फ्रेडरिक वाइट केंद्रीय विधान परिषद के पहला अध्यक्ष थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत कथन को चुनना है। तो असत कथन कौन कौन से हो गए फ्रेंड्स? देख लेते हैं। इसमें सारे असत्य कथन ही पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन था समायकी प्रोटेम्प्ट अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत कथन को चुनना है। तो इसमें देख लेते हैं। सामयिक अध्यक्ष नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये प्रोटेम्प्ट अध्यक्ष के बारे में है फ्रेंड्स। और प्रोटेम्प्ट अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, तो ये भी सही है। सामयिक अध्यक्ष की शक्तियां अस्थायी अध्यक्ष के समान ही होती है, तो ये भी सही है। और वह नई लोक सेवा की पहली बैठक पीठासीन अधिकारी होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुआ है फ्रेंड्स। तो इसमें प्रोटेम्प्ट स्पीकर के उसके बारे में वहाँ पे चर्चा आई थी, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है और यहाँ पे लिखा है कि जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष का पद खुद समाप्त हो जाता है, अतः यह पद का अल्पकालीन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष पहली बार संसद में विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी? तो 1965 को। तो आंसर हो जाएगा बी। संसद के दोनों सदनों में एक विपक्ष नेता होते हैं। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष नेता महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। उनका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों को उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं का संसद अधिनियम 1977 के तहत विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते 1977 में वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। उसे वेतन, भत्ते तथा सुविधा कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती है। और 1965 में पहली बार विपक्ष नेता को मान्यता मिली थी। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति के तो इसमें असत कथन को चुनना था। तो राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य होता है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। सदन का सदस्य नहीं होते, क्योंकि राज्यसभा का सभापति पादेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जो सदन का सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, और जब उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन अधिकारी नहीं होगा और न ही मत दे सकता। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें असत्य ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है इसमें ये है फ्रेंड। नेक्स्ट है लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय किससे है? तो ये सदन का नेता मतलब प्रधानमंत्री से अभिप्राय है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री से, यदि वह लोकसभा का सदस्य है या प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है। वह मंत्री है और राज्यसभा का सदस्य भी, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह सदनीय कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण और उसे उपनेता मनोनीत करने का अधिकार है। इस तरह का कार्य अमेरिका में बहुमत नेता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव कितने दिनों पहले पूर्व नोटिस दी जाती है? तो ये 14 दिन के पहले फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है संसद सुविधा अधिनियम 1998 के अनुसार मान्यता प्राप्त दल का मतलब निम्नलिखित में से क्या है? क्योंकि फ्रेंड्स अभी लोकसभा चुनाव हुई है, तो इसके बारे में अभी जरूर आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दें। तो लोकसभा के संबंध में 55 सदस्यों और राज्यसभा के संबंध में 25 सदस्यों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ए।
संसद सुविधा अधिनियम 1998 में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य संकेतकों के तहत एक मान्यता प्राप्त पार्टी और एक मान्यता प्राप्त समूह के मुख्य संचेतक टेलीफोन और सचिव सुविधा के हकदार होते हैं। और इसमें है अधिनियम एक मान्यता प्राप्त पार्टी का मतलब है उस पार्टी से जिसके पास लोकसभा के संबंध में 55 सदस्य और राज्यसभा के संबंध में 25 सदस्यों की संख्या से कम नहीं होगी। नेक्स्ट है संसद के दोनों सत्रों के बीच कम से कम अवश्य होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो इसका यहाँ पे देख लेते हैं, इस साल में 2 बार जरूर होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वर्ष में कम से कम 2 बार जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को ही चुनना है। तो सत्रावसान की घोषणा सदन की पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और संसद में लंबित विधेयक लोकसभा के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता, लेकिन अन्य सभी लंबित नोटिस सत्रावसान पर समाप्त हो जाती है। तो इसमें क्या असत्य ही पूछ रहा था, तो ये असत्य जबकि दूसरा सत्य है। सत्रावसान न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को समाप्त करता है। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यहाँ पे बोल रहा था फ्रेंड्स कि लोकसभा, यहाँ पे बोला पीठासीन अधिकारी जो मतलब सदन के जो पीठासीन अधिकारी, जैसे कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होते हैं और लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो उसके बारे में बोला था। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, सत्रावसान केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा हो जाता है। तो स्थगन जैसे कोई काम हो रहा है और बवाल वगैरह हो गए तो स्थगन किया जाता है, तो वो पीठासीन अधिकारी द्वारा होता है। लेकिन अगर सत्रावसान बोल रहा है तो राष्ट्रपति द्वारा होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है फ्रेंड्स। यह किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 107(3) के तहत संसद में लंबित विधेयक को लोकसभा के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है लोकसभा के विघटन पर निम्नलिखित में से क्या समाप्त हो जाता है। तो क्या समाप्त होता है फ्रेंड्स? तो इसमें आंसर हो जाएगा विचाराधीन विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस और याचिका, ये चारों समाप्त हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है। तो किस प्रकार के विधेयक फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा दो, जिसमें लोकसभा में पारित परंतु राज्यसभा में विचाराधीन होगा वो क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2। जिस लंबित विधेयक और लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी होती है, लोकसभा विघटन पर समाप्त हो जाती है। ठीक। नेक्स्ट है कोरम का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? तो कोरम का अर्थ है कि प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा, मतलब कोरम होता है 1/10। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सदन में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की निरंतरता की अनुमति किस अधिनियम द्वारा दी गई थी। तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका होगा राजभाषा अधिनियम 1963। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीठा और सत्य कथन को चुनना है। तो पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। तो बिल्कुल सही है। और हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा में भाषण देने से पूर्व अपने भाषण की हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद प्रति उपलब्ध करानी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसमें पहला आंसर सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। दोनों सदनों में संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी भाषा में हिंदी और अंग्रेजी में दिए गए भाषणों के एक साथ भाषांतरण के लिए सुविधा उपलब्ध है। तथापि यदि कोई सदस्य सभा किसी भी ऐसी भाषा में संबोधन करता है जिसके लिए समकालीन भाषांतरण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसे अपने भाषण को हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद प्रति उपलब्ध करानी होती है। नेक्स्ट है भारत में महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो महान्यायवादी के पद का वर्णन भारतीय संविधान में है। तो बिल्कुल है फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 76 में है। और महान्यायवादी सदन में बैठकों में भाग लेने तथा विचार व्यक्त करने का अधिकारी होता है। तो ये इसमें क्या बोल रहा है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स, बिल्कुल। लेकिन वोट नहीं देते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकारी नहीं होता। तो ये गलत है फ्रेंड्स, वो दोनों सदनों में भी भाग ले सकते हैं। इसलिए इसमें असत्य पूछ रहा था, तो केवल 3 असत्य है।
ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारतीय महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। सदन के सदस्य होने के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को इस बात का अधिकारी होता है कि वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सके, सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी संसदीय समिति नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो परामर्शदात्री समिति अस्थायी समिति नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी। और जबकि विशेषाधिकार समिति, पुस्तकालय समिति और सलाहकार समिति अस्थायी है। एक संसदीय समिति वह समिति होते हैं जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होते हैं अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति नामित करते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है, जो अपनी रिपोर्ट अपने प्रतिवेदन सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ठीक है। और जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्याख्या व्यवस्था लोकसभा या राज्यसभा के सचिव करते हैं। परामर्शदात्री जो समिति है वो संसद सदस्यों से ही गठित की जाती है, लेकिन यह संसदीय समिति नहीं है। नेक्स्ट, संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत कथन को चुनना है। तो देख लेते हैं इसका। तो भारतीय संविधान में ऐसी समितियां का वर्णन मिलता है, तो ये सही है। और किसी समिति को संसदीय समिति होने के लिए अनिवार्य शर्तें हैं और अपना सचिवालय होना है, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी हमने डिस्क्रिप्शन में देखा था फ्रेंड्स। ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट है, मंत्रालय विभाग से संबंधित समितियों की संख्या कितनी है? तो ये 24 है फ्रेंड्स। ठीक है। और ये अस्थायी समितियां का हिस्सा है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सलाहकार समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, समिति के सदस्य संबंधित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर संशोधन प्रस्ताव कर सकते हैं। दूसरा है, समिति बाहरी विशेषज्ञों से मदद ले सकती है। और तीसरा है यहाँ पे, समिति के सदस्य जो बहुमत से सहमत नहीं है, उनके विचार भी संसद के इनपुट के लिए दर्ज की जाती है, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा था? असत्य पूछ रहा था, तो डी होगा। इसमें कोई भी असत्य नहीं है, सब सत्य है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, लोकसभा लोक लेखा समिति पहली बार किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1921 में, तो आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई सजेशन भी है तो देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। हमारा टेलीग्राम भी चैनल है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स ये इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछ रहा था, तो इसमें 22 सदस्य शामिल होते हैं, तो ये सही है। इनके सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, तो ये भी सही है। और इसके अध्यक्ष केवल लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, तो ये भी सही है। और इसके सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है। प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव होता है, न कि लोकसभा के स्पीकर करते हैं, तो ये गलत था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जॉन मथाई, आंसर हो जाएगा डी। स्वतंत्रता पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पे 1950 में पहली बार प्राक्कलन समिति की गठन की गई थी। मथाई उस समय वित्त मंत्री थे और मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या कितनी बढ़ गई है? तो 30 कर दी गई है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सत कथन को चुनना है। तो इसमें सत कथन कौन सी है फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं इसका। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। और समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल के होते हैं, तो ये भी सही है। सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा है कि सदस्यों को संसद द्वारा नामित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। 1 और 3 सही है, जबकि दूसरा गलत है।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पे पालन एकल हस्तांतरण मत के माध्यम से किया जाता है। और कौन करता है, तो ये संसद द्वारा होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था, तो 1964 को। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है और मिलान करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। और इसमें सार्वजनिक उद्यम समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, विशेषाधिकार समिति और लाभ के पदों की संयुक्त समिति है। तो इसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। इसका सार्वजनिक उद्यम समिति लोकसभा 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। महिला सशक्तिकरण समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 होते हैं। विशेषाधिकार समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 और लाभ के पदों पर संयुक्त समिति लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 5 होते हैं। तो यह ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय समूह आईपीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1949 को किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। तो इसका देख लेते हैं कौन सा सत्य है फ्रेंड्स। तो भारतीय संसदीय समूह की सदस्यता हर संसद सदस्य के लिए खुली हुई है। लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति भारतीय संसदीय समूह के पदेन सचिव महासचिव होते हैं। इसमें क्या, तो इसमें 3 गलत है, बाकी तीनों सही है, 3 सही है फ्रेंड्स। इसमें राज्यसभा के उपसभापति भारतीय संसदीय समूह के पदेन सचिव महासचिव होते, तो ये गलत है। लोकसभा के महासचिव आईपीसी के पादेन महासचिव होते, तो ये ध्यान रखेंगे, ये सही है। और आईपीसी के सदस्य का हर संसद सदस्य के लिए खुली हुई है, तो ये भी सही है। लोकसभा अध्यक्ष आईपीसी के पादेन अध्यक्ष होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं फ्रेंड्स, ना कि राज्यसभा के, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आईपीजी के निर्देशन अनुसार सर्वोच्च सांसद के लिए एक पुरस्कार गठन 1995 में किया गया था, जो हर वर्ष प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ठीक है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 3 सही है और एक गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें असत कथन को चुनना है। तो अंतर संसदीय संघ आईपीयू में 179 देशों के संसद शामिल हैं, तो ये सही है। और आईपीयू मुख्य लक्ष्य मजबूत प्रतिनिधित्व संस्थाओं को स्थापना करना है, तो दोनों सही है। इसमें असत्य पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पेज नंबर 239 में है फ्रेंड्स। तो आईपीयू एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संप्रभु राज्यों की संसदों का, और वर्तमान में आईपीयू में 179 देश की संसद शामिल है। इसका लक्ष्य दुनिया भर के लोगों के बीच शांति व सहयोग के लिए काम करना है तथा दिव्य प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना करना है। यह संपर्क समन्वय तथा सांसदों एवं सांसदों के बीच अनुभवों को साझा करना संभव होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए में कितने देश सम्मिलित हैं, तो 53 देश सम्मिलित हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, तो साधारण बहुमत की होती है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। और राष्ट्रीय आपातकाल की जो होता है अनुच्छेद 352 के द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा हो जाता है। लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करना होता है फ्रेंड्स, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। पूर्ण बहुमत का अर्थ होता है, तो क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स, तो सदन की कुल सदस्य का बहुमत भले ही सीटों खाली हो या अनुपस्थित हो। ठीक है। तो सदन की कुल पूर्ण बहुमत का अर्थ होता है सदन की कुल सदस्यता का बहुमत भले ही सीट खाली हो या अनुपस्थित हो। ठीक है। जितने भी अगर उसमें सदस्य उपस्थित है ना फ्रेंड्स, उसका ही वोट का काउंट होता है पूर्ण बहुमत। ठीक है। नेक्स्ट है,
लेम डक सत्र से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई लोकसभा के गठन से पूर्ववर्ती लोकसभा का अंतिम सत्र को लेम डक कहते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी नया है। तो लेम डक सत्र से क्या अभिप्राय है? तो नई लोकसभा के गठन से पूर्ववर्ती लोकसभा का अंतिम सत्र को बोलते हैं लेम डक सत्र। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उसका बी। नेक्स्ट है शून्यकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत कथन को चुनना है। तो संसद का पहला घंटा शून्यकाल होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, ना कि शून्यकाल होता है। और दूसरा है यह तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाने के लिए एक अनौपचारिक उपकरण है, तो ये सही है। और संसदीय प्रक्रिया में इसका प्रारंभ 1952 में भारत द्वारा किया गया था, तो ये भी गलत है। तो आंसर सही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। और यहाँ पे है शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और इसे संसद नियमित कार्य और कार्यकृत के साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। और ये कब हुआ था? तो संसदीय प्रक्रिया में नवसार भारत की देन है और यह वर्ष 1962 में हुआ था, ना कि 52 में, तो इसलिए वो गलत हो गया था। तो जरूर ध्यान देखेंगे शून्यकाल कब से ऐड किया गया फिर, तो शून्यकाल 1962 से ऐड किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत कथन को चुनना है। तो ठीक है, इसमें देख लेते हैं। तो तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे क्या है? तो कथन 3 गलत है, जबकि सब सही है। और आंतरांतिक प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, अतः पूर्ण प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और प्रश्न सदन के किसी भी सदस्य से पूछा जा सकता है, तो ये भी सही है। तो इससे आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 3 सही है और 1 गलत है। ठीक है, दूसरी ओर अल्प सूचना के वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका अनुच्छेद है 127 127 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 125 में क्या है फ्रेंड्स? 125 में है कि न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति और 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। तो ये आर्टिकल्स भी याद करेंगे फ्रेंड्स, अनुच्छेद याद रखेंगे। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत कथन को ही चुनना है। तो इसमें है सही क्या है? तो लोक लेखा समिति सब परीक्षण जैसे कार्य करती है, तो बिल्कुल पोस्टमार्टम की तरह काम करती है फ्रेंड्स, तो आंसर वो सही होगा। इसकी अनुशंसाएं मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं होती है, तो ये भी सही है। और यह कार्यकारी निकाय नहीं है, इसके निष्कर्मों पर संसद अंतिम निर्णय लेती है, तो ये सही है। गलत कौन सा है? असत्य ही पूछ रहा था, तो असत्य सी है। इसमें विभागों द्वारा खर्च पे रोक की शक्ति निहित है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और विवादों के प्रकार को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? तो इसको मिला लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें मूल क्षेत्राधिकार क्या है? तो संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है मूल क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया सार्वजनिक महत्व को कहते हैं। और अपीलीय क्षेत्राधिकार तो संवैधानिक दीवानी तथा फौजदारी के लिए है। और क्षेत्राधिकार समीक्षा तो नैतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की जांच करना है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि किसके द्वारा की जाती है? तो ये संसद द्वारा की जाती है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय तथा अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किसमें अर्थ में भिन्न है? तो इसमें है सलाहकार न्याय क्षेत्र और देश के सभी उच्च न्यायालयों का पर नियंत्रण और न्याय क्षेत्र का विस्तार, ये तीनों है। न्यायिक समीक्षा के अवसर की उपस्थिति, तो न्यायिक समीक्षा
जिसे पूर्व न्यायिक समीक्षा तो अमेरिका से ही लिया गया है, तो वो तो उसमें होगा। और इसमें भिन्न पूछ रहा था, 2, 3, 4 तीनों भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितनी निर्धारित की गई है? तो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में, तो आंसर हो जाएगा 7। संविधान के अनुच्छेद 124A के नियमानुसार प्रावधान किया गया है कि भारत एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और जब तक संसद का कानून एक बड़ी संख्या में निर्धारित नहीं करती तब तक 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं होगी। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जब किसी विधेयक या संकल्प पे किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा करने के लिए डैश में प्रस्ताव लाया जाता है। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है तो इसको बोलते हैं गिलोटिन। आंसर हो जाएगा डी। गिलोटिन प्रस्ताव क्या होता है? तो गिलोटिन प्रस्ताव जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया रखा जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें सारा मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स लोग हैं उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि मैम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और पढ़ लें ताकि उनको ईजी हो जाएगा, तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ ले रही हूँ। साधारण कटौती क्या होता है? तो इसके बारे में देख लेते हैं कि यह वह प्रस्ताव होता है जिसमें किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है और इसमें इस मामले पर व्यापक चर्चा हो चुकी होती है, अब इसे मतदान के लिए रखा जाएगा। और कंगारू कटौती, तो कंगारू कटौती देख लेते हैं क्या है। तो इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और इन्हें पारित मान लिया जाता है। ठीक है। और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, तो इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट करता है। शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार जो 1954 से अस्तित्व में है, शून्यकाल की विपरीत प्रक्रिया में नियमों में इसका उल्लेख किया गया है। और शून्यकाल कब से है फ्रेंड्स? तो 1962 से है, तो ये जरूर ध्यान देंगे क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ रखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में लोकसभा में इसे स्वीकार करने का बात बताना आवश्यक नहीं है। और सही क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री पर लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तो ये सही है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है और स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन भी आवश्यक है, तो डी गलत होगा फ्रेंड्स और बाकी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे पूछ रहा है सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन है, धन्यवाद प्रस्ताव का दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा सरकार को इस्तीफा देना होगा। और चौथा है, अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है, तो ये भी आंसर सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। 1 और 4 सही है। नेक्स्ट है, प्रस्ताव के बारे में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन हमें ये चीज़ एग्जाम में आ सकता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? तो धन्यवाद प्रस्ताव प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है और दोनों सदनों इस पर चर्चा होती है, इसको धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है। औचित्य प्रश्न क्या होता है? तो जब सदन संचालित के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है तो एक सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करता है और यह सामान्यतः विपक्षी सदस्य का सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जाता है। निंदा प्रस्ताव, तो निंदा प्रस्ताव बहुत बार ऐसे सुने होंगे न्यूज़ में फ्रेंड्स, तो ये भी देख लीजिए। तो यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, ऐसा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है,
अविश्वास प्रस्ताव, तो यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, निंदा में क्या है, तो निंदा में उन्हें त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा तो उसमें त्यागपत्र देना जरूरी हो जाता है, तो जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, तो इसमें हो जाएगा वह विधेयक जो स्वीकृति दे सकता है, वह स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकता है, और वह पूर्ण विचार हेतु विधेयक को सदन में वापस भी लौटा सकता है। तो तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक संविधि पुस्तक में स्थान पाने से पूर्व संसद में 5 चरणों से गुजरता है। किस चरण में इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है, तो द्वितीय पाठन में, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक सदन से पारित होने के उपरांत विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष निम्न में से कौन से विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो क्या नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। यह विधेयक में संशोधन का सुझाव देकर इसे प्रथम सदन में वापस भेज सकता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और क्या क्या है, तो यह विधेयक को उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन को भेज सकता है। यह विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनः विचार हेतु भेज सकता है, और यह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा डी, जिसमें गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG को वार्षिक प्रतिवेदनों को जांच करती है, तो लोक लेखा समिति करती है फ्रेंड्स, तो यह जरूर ध्यान रखिएगा। आंसर एक सिंगल क्वेश्चन आते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की जो वार्षिक प्रतिवेदन जांच कौन करता है, तो लोक लेखा समिति करते हैं। और यह क्या, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भी जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे क्या है, तो कथन सत्य के बारे में पूछ रहा है, तो ये देख लेते हैं। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये सही है। धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भी सही है। और धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है, तो ये भी सही है। ठीक है, धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है, तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, कथन और कारण के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि धन विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, तो वह या तो इस पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या फिर इसे रोक कर रख सकते हैं, लेकिन वह किसी भी दशा में इसे विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, ये जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है, तो कथन में क्या है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, तो ये सही है। और केवल वे विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया जाता है, तो ये सही है। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो एक अनुच्छेद 112 में है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रेलवे बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो रेलवे बजट को आम बजट के एक वर्थ समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और यह पृथकीकरण 1921 में प्रभावी हुआ था, तो पृथकीकरण 1921 में नहीं हुआ था फ्रेंड्स, ये गलत है। और 2018 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्र बजट में समाहित किया था, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, ये 2017 होगा। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। रेलवे बजट को आम बजट में एक वर्थ समिति रिपोर्ट जो 1921 में की सिफारिश पर 1924 में पृथक किया गया था, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि 1921 का तो सिफारिश थी, लेकिन पृथक किया गया था 1924 में। और 2017 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में समाहित किया था, इसलिए अब भारत सरकार के लिए केवल एक ही बजट यानी यूनियन बजट है। तो ये एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स, तो एक वर्थ कमेटी के बारे में भी पूछता है, समिति के बारे में पूछता है फ्रेंड्स, और ये पृथकीकरण का और फिर मिल कब गया है तो वो भी पूछता है सिंगल क्वेश्चन करके, तो जरूर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है यदि दूसरे सदन बिना विधेयक को पास किए ज़्यादा समय हो जाए, तो रिक्त स्थान में क्या है, तो 6 महीने से ज़्यादा समय हो जाए तो ऐसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है संसद में बजट 6 चरणों से गुजरता है, निम्नलिखित चरणों को कूट की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देख लेते हैं इसमें, तो बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर आम बहस होती है, विभागीय समिति की जांच होती है, फिर अनुदान की मांग पे मतदान होता है, विनियोग विधेयक पारित होना और वित्त विधेयक का पारित होना होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से, तो संचित निधि 267 में है, फिर 266 में संचित निधि है और आकस्मिक निधि 267 में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि सिंगल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आंसर हो जाएगा सी। और भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 है 266, और भारत का लोक लेखा समिति तो 266 में ही है, और भारत की आकस्मिक निधि हो गया 267 जो अभी मैंने बता दिया था फ्रेंड्स, और 256 में राज्य और उसके संघ की बाध्यता है, और 265 में विधि की प्राधिकार के बिना करो और काधिरोपण न किया जाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होता है, तो क्या क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसमें 1 2 3 है। इसमें भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋण और ऋणों की पूर्ण अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि, तो ये तीनों होगा, आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 2 3 है। नेक्स्ट है विभागों से संबंधित संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत कथन को चुनना है। तो प्रत्येक विभाग से संबंधित समिति में सदस्यों की संख्या बराबर होती है, तो ये सही है। और यदि समिति का कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो उसकी समिति की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है संसद द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1961 में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स, तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 किसके अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स, तो HN सन्याल ने किया था, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन को सही को चुनना है, तो देख लेते हैं इसका फ्रेंड्स, ये बहुत लंबा है। तो संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान है, तो ये सही है फ्रेंड्स, और ठीक है ये सही है, और इसमें क्या है, केवल 3 गलत है, ठीक है, बाकी दोनों सही है, ये तीनों सही है। तो संसद सदस्य को संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही के चलने के 40 दिन पूर्व तक बंद होने के 40 दिन बाद तक किसी भी प्रकार के नागरिक और आपराधिक मामले बंदी नहीं बना सकता, तो ये भी सही है। और संसदीय अधिकार भारत के राष्ट्रपति के उपलब्ध नहीं है, तो ये भी सही है, तो केवल 3 सही है और 1 गलत था। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी कोई संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, न कि लोकसभा में। उपर्युक्त अनुबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यह है 67 से, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लेकिन लोकसभा का भी उसमें सहमति होनी चाहिए फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ है, और इसमें असत कथन पूछ रहा है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा न तो कटौती की जा सकती है और न ही इसे हटाया जा सकता है, तो ये भी सही है। असत्य पूछ रहा था, जिसमें आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया गया है, तो किसमें किया गया है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा डी, जिसमें सभी में किया गया है फ्रेंड्स। तो इसमें हो जाएगा गोलकनाथ बनाम बैंक राष्ट्रीयकरण मामला में, प्रीवी पर्सन उन्मूलन मामला, केशवानंद भारती मामला और मिनर्वा मिल्स, सभी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया गया है, तो आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें सभी है, जिसमें अनुच्छेद 134 ए, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 372 है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ये मैं आपको ये चीज़ जो PDF है ना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे चैनल पे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 31B की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो इससे पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को ही चुनना है। तो इसका हो जाएगा, मूल रूप से 1951 में 9वीं अनुसूची में केवल 13 अधिनियम एवं विनिमय थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 282 हो गई है। तो ये सही है। भारत में न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 96 का, और इसमें क्या है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो 1 और 3 गलत है। जो सही है वो पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये सही है। बाकी 1 और 3 गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से गलत हैं, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, तो ये सही है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें असत्य पूछ रहा था। तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री और नियुक्ति वर्ष के संबंध में है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं क्या होगा। तो चरण सिंह कब, तो 1979 में, BP सिंह 1989 में, चंद्रशेखर 90 में और PV नरसिम्हा राव 1991 में हुए थे। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। तो इसमें प्रधानमंत्री के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ का स्वरूप किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए ली जाने वाली शपथ के समान नहीं है, तो ये क्या है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये सबका समान ही होता है। नेक्स्ट है, इसमें क्या बोल रहा था कि कौन सा असत्य है, तो असत्य केवल एक ही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, और प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी सही है। तो असत्य पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा ए, जो पहला गलत है। नेक्स्ट है, तारकुंडे कमेटी कब गठित की गई थी, तो तारकुंडे कमेटी 1974 में की गई थी, तो आंसर हो जाएगा ए। और जयप्रकाश नारायण ने 1974 में BM तारकुंडे की अध्यक्षता में एक चुनाव सुधारों का अध्ययन करने के लिए समिति का गठित किया गया था। और तारकुंडे समिति 1974 से 75 की सिफारिश की कार्यवाही सरकार को पहली है, तो नई नीतियों की शुरुआत और घोषणा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, नई परियोजनाओं का वादा और शुरुआत नहीं करनी चाहिए। और तीसरा, भत्ते या ऋण नहीं देना चाहिए, वेतन में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा करके है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के उपचुनाव सही प्रक्रिया क्या है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की सही प्रक्रिया क्या है इसमें फ्रेंड्स, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, तो उपराष्ट्रपति भी बिल्कुल होते हैं फिर, तो ये सही है। और इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं, तो राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो इसमें सत्य पूछ रहा था, तो सत्य केवल एक है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में किसका अधिकार अंतिम होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के लिए होता है फिर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति और उनके चुनाव वर्ष के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही सुमेलित है, जिसमें बी और सी सही है, और जिसमें वेंकैया नायडू 2017 में और जगदीप धनखड़ 2022 में।
तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ सब दिया हुआ है, तो आप एक बार जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुनाव नहीं जीत सके? तो GS पाठक, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते, तो बिल्कुल सही है। और वह राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो ये इसका देख लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा था, तो कितने सत्य हैं? तो केवल एक सत्य है, पहले वाले सत्य थे फ्रेंड्स, और दूसरा ये तीनों गलत है, दोनों गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद है और विषय वस्तु है, और इसमें मिलान कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 63 में क्या होगा, 66 में, और 69 में, और 76 में क्या है, तो इसमें देख लेते हैं। 63 में भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव पद, 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, और 67 में उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि लक्ष्मीकांत तो आप पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ लीजिएगा, क्योंकि BPSC में पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, जो लक्ष्मीकांत से बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। और ये अगर आप ये भी टेस्ट कर रहे हैं ना, तो PT के लिए आपको काफ़ी हेल्प होगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स कितने कथन गलत हैं। तो केवल 3 कथन गलत है, केवल कथन 3 सत्य हैं, ठीक है। तो तीनों कथन गलत हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और सत्य कौन है, तो सत्य है वही हम पढ़ लेते हैं। उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष कार्यकाल के बाद भी पद पे बना रह सकता है, तो ये सही है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे पूछ रहा सत्य कथन कौन सा है, तो अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है, तो ये सही है। अनुच्छेद 78 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, शपथ एवं पदेन एवं भत्ते संबंधित है, तो 78 नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक ही सही है, ठीक है। 78 में क्या होता है, तो राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने आदि संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, शपथ तथा वेतन एवं भत्ते संबंधित है 75 से, और 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद की संख्या बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें दोनों गलत है फ्रेंड्स, तो इसको देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं, क्योंकि आंसर हो जाएगा इसका डी। कोई भी गलत, कोई भी सही नहीं है। तो इसमें लिखा है, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लगभग लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, और यह प्रावधान 2003 में 51वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, पद पे रहते हुए मरने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्रीकांत हैं, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, उस स्थिति पर विचार करें जब राष्ट्रपति के इस्तीफे, महाभियोग, मृत्यु या किसी अन्य कारण से उनका पद रिक्त हो जाता है, तो सत्य कथन को चुनना है, तो इसमें दोनों गलत है। तो उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम 3 महीनों की अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिसके भीतर वो नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो अधिकतम 3 महीने नहीं है फ्रेंड्स, इसमें उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति पदन के कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। इसमें कौन है, तो दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को, तो आंसर हो जाएगा बी। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र हुआ था, और जो संविधान है वो पारित हुए, संविधान लागू हुए थे, और 2 दिन बाद 26 के बाद 27, एक दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था, तो एक ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन कौन सी होगी, तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश हैं, तो इसमें देख लेते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश और
33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति 8 एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश तय करती है। संसद ने अन्य न्यायाधीशों की इस संख्या को उत्तरोत्तर बढ़ाकर 1956 में 10 और 1960 में 13 और 1977 में 17 और 25 और 2008 में 30 और 2019 में 33 कर दिया है। ठीक है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 47 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्र अधिकार, शक्तियों का प्रक्रिया आदि के संबंध में है और इन्हें विनियमित करने का अधिकार भी संसद को दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा केवल एक जो सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो सर्वोच्च न्यायालय 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना है, तो ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उसके पूर्ववर्ती से अधिक है, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। और ये सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था फ्रेंड्स 1935 के अधिनियम से हुआ था, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कितनी युग्म गलत हैं। तो कितनी युग्म गलत है ऐसा कुछ पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। केवल 3 गलत है फ्रेंड्स, जिसमें प्रथम न्यायाधीश का मामला 1981 में हुआ था, तो ये गलत है। और दूसरा है दूसरे न्यायाधीशों के मामला 1953 में हुआ था, तो ये सही है। तृतीय न्यायाधीश मामला तो 1998 में हुआ था, ना कि 1999 में, तो ये गलत है। और चतुर्थ न्यायाधीश मामला 2014 में हुआ था, ना ही 2015 में हुआ था फ्रेंड्स, तो ये तीनों गलत है। तो इसमें कितने युग्म गलत था? तो 3 युग्म गलत था। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा होगा? दोनों गलत है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 2014 का 99वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समिति से संबंधित है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। 99 नहीं है फ्रेंड्स, ये 98 या 97 होगा। और जो 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित कर दिया था। तो 2014 में 99वां संविधान संशोधन अधिनियम और 2014 के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के कॉलेजियम प्रणाली को किया गया था, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के निम्नलिखित योगदान पर विचार करना है और इसमें कथन असत्य पूछ रहा है, तो असत्य पूछ रहा है। सत्य क्या है वो खाली देख लेते हैं। तो अब भारत का नागरिक होगा, तो ये तो सही है। और असत्य कौन कौन से है? तो असत्य 2 और 3 है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है? तो केवल कितने सत्य कथन है? तो केवल 2 है, जिसमें यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोल रहा है। तो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है और वह 63 वर्ष की आयु तक पद पे बने रहेंगे, तो ये गलत है। 65 वर्ष तक होते हैं फ्रेंड्स। और वह राष्ट्रपति के पत्र लिखकर अपने पद को इस्तीफा दे सकते हैं। और इसमें क्या है? तो 1 और 2 गलत है, जबकि 3 और 4 सही हैं। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है। तो 1 और ये दोनों गलत है फ्रेंड्स, निर्धारित नहीं किया गया है। और वह राष्ट्रपति को पत्र देकर इस्तीफा दे सकते, तो बिल्कुल सही है। और संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त संसदीय प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कितने सत्य हैं? तो केवल 2 सत्य हैं फ्रेंड्स, इसमें 3 और 4 सत्य हैं। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्राधिकार होती है, तो ये सही है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होती है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सत्य हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा भारत पवन ऊर्जा क्षमता में 4था तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पे है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, तो किसके द्वारा? तो ये विश्व बैंक द्वारा, तो आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स अभी बता दूं कि ये अब इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 100
इसमें अब आपका जितने भी आएंगे वो सारे करंट अफेयर रहेंगे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कथन सत्य पूछ रहा है, तो इसका देख लेते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो इसमें जो करंट लिया गया है ना, तो ये करंट वहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स जहाँ पे इड्यूटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल का था, तो वो वहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स। तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं 2 वीडियो में संकलित कर दी हूँ, तो वो जरूर देख लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन सभी असत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है चर्चा में रहे स्कोर 2.0 का संबंध है किससे है, तो सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न में तीसरा स्थान है, तो ये सही है। तो इसमें पूछ रहा था असत कथन को चुनना है, तो 1 और 3 गलत है फ्रेंड्स, पहला और सेकेंड सही है, जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है इंडियन गेमिंग रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत कथन पूछ रहा है। तो यह रिपोर्ट इंटरएक्टिव इंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और विंजो द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सही है। और भारत में गेमिंग करने वाली आबादी का लगभग 40% हिस्सा महिलाओं का है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW कैनबरा द्वारा प्रकाशित की गई है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो इसमें सत्कथन पूछ रहा है, तो वो सही था। और तीसरा है साइबर अपराध सूचकांक भारत को 7.05 अंक मिला है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है सीडोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है, तो कहाँ से किया गया फिर, तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा, तो आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा कच्चा द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलसमृद्ध में विस्तृत है। इस द्वीप का निर्माण 14वीं शताब्दी में प्रबल भीति से हुआ था। ऐतिहासिक रूप से इस द्वीप पर स्वामित्व श्रीलंका के रामानंद साम्राज्य के पास था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो सत्कथन पूछ रहा है। तो केवल एक ही सत्य है फ्रेंड्स, जिसमें पहला सत्य था और दूसरा तीसरा गलत है। और ये सब मैं इसलिए नहीं भी बता रही हूँ, ये तो सही है। कच्चा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलसमृद्ध से में 285 एकड़ में विस्तृत एक निर्जन स्थान है फ्रेंड्स। इसलिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ करेंट का, क्योंकि ये जो करंट है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल का है और मेरे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। करेंट कॉन्सेप्ट करके है, इड्यूटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट 1 अप्रैल से 15 अप्रैल का, तो आप वीडियो देख लेंगे दोनों वीडियो, तो इसमें जितनी भी करंट है सब आपको कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो सत्कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो इसमें सत्कथन कौन सा होगा, तो हाल ही में विश्व बैंक बैठक द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 7.5 रहने का अनुमान लगाया है, तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कैंसर चर्चा में रहा NEX नेक्स्ट कार 90 CAR-T का संबंध है, तो किससे है, तो कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्कथन को चुनना है, तो दोनों सत्य है फ्रेंड्स। जिसमें आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्ट प्रक्रिया को स्वचालित करने का प्रयास है, तो ये सही है। आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल द्वारा की गई है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हाल ही में कठिया गेहूं का भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्कथन को चुनना है। तो गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया जाता है, तो गलत है फ्रेंड्स, ये राजस्थान में होता है। और परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्री से है, तो ये भी गलत है। और टी सेट
1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 3 सही था और दोनों गलत हैं। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये सब मैं वापस फिर से आपको रिपीट कर दे रही हूँ कि ये जो भी करंट है आपको डिटेल्स में करंट कॉन्सेप्ट 1 अप्रैल से 15 अप्रैल वाले वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर व्यापार करने के मामले में दुनिया में सबसे अच्छा माना गया है, तो ये सही है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस अभ्यास की शुरुआत 1952 में भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी, तो ये सही है। और 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ था, तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ पे कथन पूछना, यहाँ पे देखना होगा कि असत्य पूछ रहा है या सत्य। तो इस अभ्यास की शुरुआत 1952 में भारत श्रीलंका के बीच हुई थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लेते हैं, दोस्ती अभ्यास की शुरुआत 1992 में द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में भारत और मालदीव के बीच में हुआ था, ना कि श्रीलंका और भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, तो ये गलत हो गया था। और इसके 2012 में श्रीलंका शामिल हुआ था, तो यहाँ पे क्या किया, तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। और इसलिए अभी ये क्वेश्चन गलत हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये ध्यान नहीं दिया था। इसी तरीके से एग्जाम में भी गलत हो जाता है, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के यंग ग्लोबल लीडर्स अवार्ड से सम्मानित बिहार के शरद विवेक सागर किस जिले से संबंधित है, तो सिवान से हैं। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिहार का फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे कथन है, असत कथन पूछ रहा है। तो हाल ही में मलयालम कवित्री ममता सागर को विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये सही है। और चंद्रयान 3 की उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, युग्मों पर विचार करना है और कौन सही सुमिलित, कितने सही सुमिलित है, तो सभी सम्मिलित सही हैं फ्रेंड्स, जिसमें जूठित सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री है, तो ये सही है। श्रीनिवास पलिया विप्रो का सीईओ और एमडी हैं, तो ये भी सही है। और राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए हैं, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में बिहार के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, तो हरेंद्र सिंह को, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, परमाणु घड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे सही कथन नहीं पूछ रहा है, मतलब असत्य पूछ रहा है। तो सत्य क्या है, तो वो देख लेते हैं। तो परमाणु घड़ी ऐसी घड़ी है जो परमाणुओं की विशिष्ट अनुदान आवृत्ति आमतौर पर सीजियम अथवा रुबिडियम के उपयोग से संचालित होती है, तो ये सही है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया अपनी स्वदेशी परमाणु घड़ियाँ विकसित की है, तो ये भी सही है। कौन सा गलत है, तो तीसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो इसमें 1 और 4 सही है, जो सही है वो पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ है, तो ये सही है। और यह मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एवं सामरिक बल कमान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। 1 और 4 सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सीतवे बंदरगाह, तो म्यांमार के सीतवे बंदरगाह है फ्रेंड्स, संचालन का अधिकार हासिल किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स, इसमें केवल 1 सही नहीं है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी। जिसमें और कौन सही है, तो दोनों पढ़ लेते हैं। तो सीतवे बंदरगाह का प्रचालन इंडिया स्पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, तो ये सही है। और इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक पर निर्भरता कम होगी, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है,
और यहाँ पे पूछ रहा है सितवे बंदरगाह इरावदी नदी बहु मॉडल परगम परियोजना का हिस्सा है, तो ये गलत था क्योंकि सितवे बंदरगाह काला दान नदी बहु मॉडल परगम परिवहन परियोजना का हिस्सा था, इसलिए ये गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह एवं परयोजोन की उपस्थिति का पता लगाया है। यह किस ग्रह का उपग्रह है फ्रेंड्स, तो यह बृहस्पति का है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में भूवैज्ञानिक के अनुसार अफार ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त है। अफार ट्रायंगल के संबंध में क्या सही है, तो सही ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, केवल आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 2 और 3 सही है। यह न्यूबित सोमाली अरब प्लेटों से के अवसरण पर स्थित है और इसकी सीमा इथोपियाई पठार दानकील ब्लॉक और सोमाली पठार और अली सबा ब्लॉक से लगती है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यह हाल ही में उत्तर अटलांटिक संघ नाटो की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 2-3 सत्य है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें इसका मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है और वर्तमान में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देश इसमें सदस्य बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, स्वीडन फिनलैंड अप्रैल 2023 में नाटो में शामिल हुआ था, जबकि स्वीडन मार्च 2024 में नाटो में शामिल होने वाला नवीनतम देश है, तो ये भी ध्यान रखिए, फिनलैंड 31वां और स्वीडन 32वां है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली पहला निजी बैंक बन गया है, तो HDFC बैंक बना है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बेलेला या बाय द विंड सेलर के नाम से विख्यात जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें कितने कथन सही हैं, तो कितने कथन सही है फिर 2 और 3 सही है। यह एक हाइड्रोजोआ या हाइड्राल पालिप है, ये सही है और यह विश्व के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागरों गर्म पानी की सतह पे पाया जाता है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 2 सही है। नेक्स्ट है, सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो सुविधा पोर्टल आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है और लास्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित देशों पर विचार करें और इसमें उपयुक्त में से कितने देश चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड और अंकुश दोनों में हिस्सा AUKUS में आकुर में दोनों में हिस्सेदार है, तो केवल 2 हैं फ्रेंड्स, जिसमें आंसर हो जाएगा ए। कौन कौन है, तो देखिए क्वाड में कौन कौन है, तो क्वाड में आपका अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है क्वाड में, और आइकुर में कौन है, तो ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया और यूके से यूके और यूनाइटेड किंगडम भी है, ठीक है। तो इसमें यूके ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है और यूके नहीं है, तो इसीलिए इसमें 2 सही होगा, तो आंसर हो जाएगा बी और आंसर हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं फ्रेंड्स। ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया क्योंकि आपने बोला था कि डिस्क्रिप्शन भी बताइएगा मैम, इसलिए मैंने लॉन्ग कर दिया है। और एक इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।